गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं और सिलेबस कंप्लीट करना है एज यू नो। और जैसे कि आपको पता है चैप्टर 4 आपके PT2 का सिलेबस है, तो ये हमें अभी अभी हमें कंप्लीट करना है। ये चैप्टर पेंडिंग है, तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। चलिए क्लास, तो चैप्टर का नेम है बिजनेस सर्विसेज। ओके। तो बिजनेस सर्विसेज बेसिकली यहाँ पे हम जो सर्विस इंडस्ट्री है उससे उसकी बात हम करने वाले हैं। ऑलराइट क्लास। अब सर्विस इंडस्ट्री को जैसे कि आपको पता है ट्रेजरी इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो जो ट्रेजरी इंडस्ट्री है आपकी, सो वी कैन से ट्रेजरी इंडस्ट्री इज़ कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच फैसिलिटेट अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो ट्रेजरी इंडस्ट्री है वो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को, और इसीलिए हम इसको सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब किस तरह की सर्विसेज की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, इस तरह की सर्विसेज की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके क्लास, बट प्रिसाइजली अगर मैं आपको कहूँ कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, जो इन डिटेल डीप में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो मैंने ऑलरेडी टिक कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो ये हमें डिटेल स्टडी करना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है क्लास। चलिए यहाँ पे जो इसका कोर वर्क है दैट वी हैव टू स्टार्ट। जो कोर एरिया है चैप्टर का, तो सबसे जो पहला टॉपिक है आपका, आप देख पा रहे हैं, वो है बैंकिंग। ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है बैंकिंग। और बैंक्स, आपने अधिकतर बैंक्स देखे हैं आपने, जो बैंकिंग सेक्टर है वो शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में बटा हुआ है। ओके क्लास। और जो सेंट्रल बैंक है इंडिया में, दैट यू नो, वो आपका रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि एपेक्स अथॉरिटी है इंडिया में। बैंकर ऑफ द बैंक उसको हम कहते हैं। ठीक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेगुलेट करता है, ओके, करेंसी को रेगुलेट करता है, जो मॉनेटरी अथॉरिटी है। ऑल राइट, चलिए, तो बैंकिंग में एज आई रिटन दैट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बिजनेस एंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, जो रेगुलेट करता है बैंकिंग सेक्टर को। और बैंक जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत तरह की सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करते हैं, बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए इसका डिफाइन पढ़ते हैं पहले। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो जो बैंक का जो कोर वर्क होता है, जो मेन वर्क होता है बैंक का, वो क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो जो बैंक है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है इंडिविजुअल से, बिजनेसेस से, राइट। और वो जो डिपॉजिट है उसको वो आगे लैंड करता है इंटरेस्ट पे। ठीक है, उसकी लैंडिंग करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बैंक है वो सिक्योरिटीज़ में भी जो फंड्स है उसको इन्वेस्ट कर सकता है। तो बैंक भी पैसे से पैसा बनाता है, एज यू नो। ठीक है, बैंक भी 1 रुपये से 1000 रुपये बनाता है जनरली, अगर हम बात करें। और बैंक में अगर आप डिपॉजिट करते हैं मनी, तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट मिलता है। बट बैंक जब उसी पैसे को आगे लैंड करेगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करता है। तो यही बैंक का फ़ायदा होता है, बैंक एज अ मीडिएटर काम करता है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्लास, जो बैंक्स की अगर हम बात करें, तो इसमें आप कुछ तरह के अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट अकाउंट है यहाँ पे वो क्या है, देख सकते हैं आप टाइप्स ऑफ अकाउंट में। जो फर्स्ट अकाउंट है वो है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। तो ये अकाउंट आपने जनरली सुना होगा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। और क्लास, जनरली जो हाउस होल्ड होते हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं, जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं उसको सेव करना चाहते हैं, या फिर कुछ सरप्लस फंड है उनके पास उसको सेव करना चाहते हैं, तो जनरली फिर वो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, और जैसे कि लिखा हुआ है मैंने, अकाउंट्स ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी व्हेन एवर रिक्वायर्ड। स्मॉल सेविंग्स के लिए ये जनरली अकाउंट प्रेफर किए जाते हैं। जब हमें शॉर्ट टर्म के लिए सेविंग्स करनी होती है तो जनरली हम सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं। ओके। और इसके कुछ जो फीचर्स की मैं बात करूं, तो
सबसे पहले तो इसका जो फीचर है कि इसमें जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो बहुत मॉडरेट होता है। 3 से 4% इंटरेस्ट आपको मिलता है इसमें। ठीक है, वो भी आपको क्वार्टरली पे करता है बैंक। तो बहुत 3-4% इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। ऑल राइट। और जैसे कि आपको पता है, आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपको एटीएम मिलता है। राइट, आपको चेक बुक मिलती है। 20-20 चेक्स के आसपास उसमें होते हैं। और आपको एक पासबुक भी मिलती है। ओके। और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, एज यू नो। तो आप एनईएफटी, आरटीजीएस, ये इस तरह की ट्रांजैक्शंस भी सेविंग अकाउंट से कर सकते हैं। ओके क्लास। तो सेविंग अकाउंट की और भी फीचर्स होते हैं, और आपने सुना भी होगा कई बार सेविंग अकाउंट्स में आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। ओके, तो डिपेंड करता है, हर बैंक का अलग अलग मिनिमम बैलेंस होता है। आपका ज़ीरो अकाउंट बैलेंस भी हो सकता है, कई सैलरी अकाउंट होते हैं, ज़ीरो अकाउंट होते हैं, कई सोसाइटीज़ के अकाउंट होते हैं। राइट क्लास। तो इसको आप फर्दर डिटेल स्टडी करना। तो सेविंग अकाउंट मैंने आपको बता दिया है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अकाउंट की बात हम करते हैं यहाँ पे, करंट डिपॉजिट अकाउंट की। तो क्लास, जो करंट डिपॉजिट अकाउंट है वो जनरली जो ओपन करते हैं वो बिजनेसेस ओपन करते हैं। जो एंटरप्राइजेज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो इसको ओपन करते हैं। अब इसको ओपन क्यों करते हैं वो? तो देखिए, रीज़न क्या है कि जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में कहीं ना कहीं जो ट्रांजैक्शंस की लिमिट होती है, जो विड्रॉल की लिमिट होती है, डिपॉजिट की लिमिट होती है। राइट। बट करंट डिपॉजिट अकाउंट की हम बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हैं वो एज़ कम्पेयर टू सेविंग आप ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि बिज़नेस अकाउंट है, तो बिज़नेस में तो एज़ यू नो कि एन नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं डेली बेसिस पे। तो इसलिए जो बिजनेसेस हैं वो प्रेफर करते हैं करंट डिपॉजिट अकाउंट। ओके। और करंट डिपॉजिट अकाउंट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। जैसे करंट डिपॉजिट अकाउंट पे आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या होगा? अब ओवरड्राफ्ट मैंने भी आपको पहले बताया होगा। जो बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग मैंने पहले बताया होगा आपको, कि जितना आपका डिपॉजिट होता है अकाउंट में, उससे ज़्यादा आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपको बैंक कितनी लिमिट दे रहा है ओवर विड्रॉ की। हालांकि वो ओवर विड्रॉ पे आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ठीक है। तो इस पे आपको कैश क्रेडिट या क्रेडिट लिमिट, ओवरड्राफ्ट, ये जो फैसिलिटी है मिल जाती है, जो कि आपको सेविंग अकाउंट पे नहीं मिलती है। ऑल राइट। और करंट डिपॉजिट अकाउंट में बिल्कुल डेफिनेटली आपको चेक बुक में ज़्यादा चेक्स अवेलेबल होते हैं। और इसमें भी आप जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सब आप कर सकते हैं। आईएमपीएस, बहुत सारी आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, आपको पता ही है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पे कोई चार्जेस नहीं लगते। राइट। बट अगर आप जैसे बैंक में डिपॉजिट आप कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, तो उस पर हो सकता है कई बार आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। ओके। चलिए क्लास, नेक्स्ट। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे आई हैव मार्क्ड स्टार, नो इंटरेस्ट इज़ पेड ऑन करंट अकाउंट। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि करंट अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कहीं ना कहीं अनलिमिटेड आप कर सकते हैं। ठीक है। और सेविंग अकाउंट पे लिमिट होती है ट्रांजेक्शन्स की। और यही रीज़न है जो करंट डिपॉजिट अकाउंट है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके क्लास। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स की लिमिट नहीं है। और सेविंग्स पे आपको बिल्कुल जो है लिमिट होती है, तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट 3 से 4% मिलता है। बट यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो आपको नहीं बैंक देगा, क्योंकि आपको और फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं, अदर फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया करंट डिपॉजिट अकाउंट आपका। नेक्स्ट अकाउंट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट अकाउंट है आपका, जो किसी भी बैंक में हम ये अकाउंट ओपन अप कर सकते हैं। इसका नाम है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग, रिकरिंग का मीनिंग क्या है? अगेन एंड अगेन। तो रिकरिंग, बार बार बार। तो रिकरिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आप कुछ अमाउंट, कोई फिक्स्ड अमाउंट आप कोई रेगुलर बेसिस पे फिक्स्ड पीरियड के लिए आप उसको डिपॉजिट कर रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं, लेट्स से। ठीक है।
अब इसमें जो टेनर दिया गया है आपका मिनिमम 6 to 10 ईयर तक बता रखा है। 6 महीने तक के लिए कर सकते हैं आप, 10 साल तक के लिए कर सकते हैं। ओके। और इसका बेनिफिट ये है कि इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ वी कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। सेविंग में 3-4% मिलता है आपको, 3 से 4%। इस पे देखिए 7.25% पर एनम। तो ये जो इस पे ROI जो है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा होता है, किससे? सेविंग से ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा हमें इस पे बेनिफिट है। तो इस तरह के RD अकाउंट भी हम खुलवा सकते हैं। जो बिज़नेस है वो उसको खुलवा सकता है, बिल्कुल कोई इंडिविजुअल भी खुलवा सकता है। ऑलराइट, चलिए इसको रीड करते हैं। डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑन रेगुलर बेसिस फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज पेड ऑन मैच्योरिटी। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि इसमें आपको जो इंटरेस्ट है आपका जुड़ता रहता है साथ साथ। और लेटर ऑन क्या होता है कि जब भी आपका टेन्योर है, जो जिस पीरियड के लिए आप RD कर रहे हैं, जब वो पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट हो गई है, जितना भी पैसा आपने डाल दिया RD अकाउंट में, वो आपको विद इंटरेस्ट आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है। मैच्योरिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका टाइम पीरियड है, जिस भी टाइम पीरियड के लिए आप डिपॉजिट कर रहे हैं, RD कर रहे हैं, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको विद इंटरेस्ट आपका जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। और एज अ रिटर्न द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इस पर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इसको अब रीड करें बुक से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की। ये आप सबने सुना होगा, FD अकाउंट फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं हम। ठीक है, 5 साल के लिए हमने कर दिया, 10 साल के लिए कर दिया, 6 महीने के लिए हमने कर दिया लेट से। तो अधिकतर जो FD हम करते हैं जब हमारे पास कुछ ऐसा पैसा होता है जो कि सरप्लस है, जिसका कोई नियर फ्यूचर में हमें कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो उस दौरान तो हमारे पास जो एक ऑप्शन होता है कि हम उसको FD कर दें। ठीक है, तो FD हम बैंक में कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं, इतने सारे बैंक्स हैं। ठीक है, तो अलग अलग बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, ये सब अलग अलग आपको ROI प्रोवाइड करते हैं। तो जनरल सा एक आइडिया मैं लिखा हुआ है यहाँ पे, जो रेट है FD का, दैट इज़ 8.57% पर एनम। ये ROI का रेट है, ये इंटरेस्ट रेट है, और जो कि सबसे ज़्यादा है। सो वी कैन से FD इज़ बेटर देन RD और सेविंग अकाउंट। तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है ज़्यादा इस पर मिलता है। ठीक है, इसलिए अधिकतर लोग सुनते हो आपकी FD कर दी उन्होंने, इस अमाउंट की FD कर दी, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए FD कर दी। ओके, तो बिल्कुल FD जो है, चाहे तो आप बीच में भी उसे ब्रेक कर सकते हैं, बट आपको कुछ फिर प्री क्लोजर चार्जेस कुछ आपको देने पड़ते हैं, कुछ परसेंटेज होती है बैंक की अलग अलग। तो जनरली FD की मैं आपको बात बताऊं तो 10 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाता है। समझ रहे हैं आप? लेट से 5 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किए अपने FD अकाउंट में, और 10 साल बाद वो देन इट विल गेट डबल, 10 लाख हो जाएंगे। 10 लाख करोगे 20 लाख हो जाएंगे, 20 लाख करोगे 40 लाख हो जाएंगे। तो एक जनरल सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए चलिए, सो आई हैव रिटन द पीरियड में वरी फ्रॉम 6 months to 5 years or 10 years. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन FD इज़ हाईएस्ट। मनी डबल्ड इन 10 ईयर। जनरली मनी आपका 10 ईयर में, 9 से 10 ईयर में डबल हो जाता है। तो ये FD के मैंने आपको बता दिया FD। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा मैं बड़ी नहीं करना चाहता, इसलिए बहुत प्रिसाइजली मैं आपको चीज़ों को बता रहा हूँ। ओके क्लास, चलिए फिफ्थ है आपका मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट, और मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट उसको हम कह सकते हैं। अभी नाम से ही लग रहा है मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट, और वी कैन से मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। तो बेसिकली ये एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ा सा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में बताया क्लास, और FD के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये जो आपका अकाउंट है, इसमें सारे बेनिफिट आप ले सकते हैं। सेविंग का बेनिफिट भी ले सकते हैं, करंट अकाउंट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं, FD का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। तो ये बहुत न्यू टर्म है। ऑल राइट, और ये कैसे काम करती है मैं आपको बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको जल्दी समझ आएगा। एक सेकेंड, चलिए क्लास देखिए, लेट्स से हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, आप सेविंग अकाउंट
आप मेंटेन करते हैं। ठीक है क्लास। तो सेविंग अकाउंट में आपने एक लिमिट डिसाइड कर ली। आपको तो पता है सेविंग पे ज़्यादा इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है, राइट। तो सेविंग में आपने डिसाइड किया कि ठीक है कि आपने 5 लाख तक की लिमिट उसमें एक डिसाइड कर रखी है कि 5 लाख से नीचे नीचे या 5 लाख विद इन 5 लाख तक आप डिपॉजिट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट जब भी 5 लाख से ऊपर आपका डिपॉजिट जाएगा, 5 लाख से ऊपर जब भी डिपॉजिट जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो इट विल गेट ट्रांसफर्ड इनटू योर करंट अकाउंट। तो कहाँ चले जाएगा वो आपका, लेट से करंट अकाउंट चला जाएगा, या फिर जो बेटर ऑप्शन क्या है आपका एफडी, आपका एफडी में चले जाएगा वो। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन है यहाँ पे एफडी। तो ऑटोमेटिकली आपका जो पैसा है 5 लाख से जैसे ही ऊपर आप डिपॉजिट बढ़ेगा आपका, तो आपका एफडी में चले जाएगा। फिर एफडी का बेनिफिट तो पता ही है आपको, इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। या फिर करंट अकाउंट से आपका, इसकी जगह आपका मान लो करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में भी ऐसी लिमिट आप दे सकते हैं कि लेट से करंट अकाउंट में 5 लाख से ऊपर जैसे ही अमाउंट होगा तो ऑटोमेटिकली कहाँ पोस्ट हो जाएगा वो आपका एफडी में पोस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो क्योंकि आपको फिर यू नॉट सपोज टू गेट बॉदर, जैसे भी आपको होगा इतना अमाउंट के बाद ऑटोमेटिकली एफडी में ट्रांसफ़र हो जाए, तो एफडी का बेनिफिट भी मिलेगा आपको। और 5 लाख रुपए तक या 5 लाख से अंदर जो अमाउंट है आपका, उसमें सेविंग का बेनिफिट तो मिल ही रहा है आपको। तो इसलिए लोग कई बार ये अकाउंट भी खुलवाते हैं। ओके क्लास, इसको आप डिटेल स्टडी करें। सो आई रीड इट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर अकाउंट्स। दिस अकाउंट कैन बी कॉम्बिनेशन विद saving account or current account. When the account to deposit exceeds a particular limit, then automatically the amount gets transferred into fixed deposit. Okay, तो इसको आप स्टडी करें। ठीक है क्लास। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे, दैट इज़ सम इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। तो इसको भी हम थोड़ा डिटेल में मैं कराने की कोशिश करूँगा। ऑल राइट क्लास, ओके।